तो क्या आपका भी जो रिलेशन है आपके सीधे हाथ के साथ वो कॉम्प्लेक्स है क्या? मतलब मेरे वर्ड्स नहीं है, ये ड्रू मैकिंटायर ऐसा बोल रहे हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और सही में आज का जो रॉ का एपिसोड है बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले ही बोल देता हूं, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको लगेगा और वाह भाई ये क्या दिखा दिया, लेकिन स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन के हिसाब से अगर आप रेगुलरली डब्ल्यूडब्ल्यू देखना चाहते हो तो ये शो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको शायद वो फील होगा। सबसे पहले हमको आज माइकल कोल और पैट मैकफी ने मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग से ही बता दिया था कि आज शो पर बैटल रॉयल होगी और नया चैंपियन इस तरीके से क्राउन होगा। मैं कितना स्टूपिड था, सोच रहा था कि क्राउन हो जाएगा मतलब थमा देंगे, क्राउन हो जाएगा मतलब कि आज ही शो पे वो कुछ ऐसा कर देंगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट जैसा नहीं था इसलिए बैटल रॉयल था, क्योंकि ऑब्वियसली इसीलिए आज इस शो पर जो चैंपियन है उसको क्राउन करना था। अब जो शो की स्टार्टिंग है वो जे ऊसो करते हैं। जे ऊसो की एंट्री उनके म्यूजिक के साथ वो हमेशा ही बहुत ज्यादा कूल लगती है और टाइम के साथ साथ वो और भी ज्यादा कूल होती हुई चली जा रही है। वो बताते हैं कि बैकलैश 2 हफ्ते में है, मेरे पास अपने आप को प्रूव करने का मौका है और मैं पिछले टाइम में मतलब जो भी उन्होंने सब अच्छा काम किया है। और क्राउड उनको हर एक बात पर, जैसे वो एक वर्ड बोलते तो जैसे वॉट ट्रीटमेंट होती है ना, वैसे उनको यीट वाली ट्रीटमेंट मिल रही थी, जिस पर जे ऊसो बहुत ही ज्यादा खुश थे। डेमन प्रीस्ट इसके बाद एंट्री मार लेते हैं और डेमन प्रीस्ट कहते हैं अरे कोई बात नहीं, टेंशन मतलब कोई मार पिटाई नहीं होने वाली, मैं आराम से जरा से बात करने वाला। और यहाँ पे डेमन प्रीस्ट तारीफें करते हैं। डेमन प्रीस्ट कुछ सेकंड के लिए आपको ऐसा लगेगा, कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए, कि जैसे कि इनका बेबी फेस टर्न हो गया है। डेमन प्रीस्ट बोलते हैं कि भाई तुम जो भी करते हो यीट या जिस भी तरीके से तुम आते से क्राउड के साथ तुम कनेक्ट करते हो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। एंड वो उस दिन की बात याद दिलाते हैं उनको कि तुमने एक बार मेरे को अच्छी तरीके से तोड़ा था और उस दिन तुमने मेरी रिस्पेक्ट अर्न करी थी और तुमने बोला था कि वी आर नेक्स्ट, यानी कि हम नेक्स्ट होने वाले हैं इस कंपनी के। और वो बोलते हैं कि आज जो हम सामने खड़े हुए कितने ज्यादा प्राउड है। लेकिन एक चीज क्लियर करता हूं थोड़ी सी, आई वॉज नेक्स्ट, यानी वो जे ऊसो को साइड करते थे, कहते तू तो भाई है नहीं साथ में, मैं ही देख आज मेरे पास चैंपियनशिप है। और ये बताता है कि मैं क्यों हूं, वाई आई एम नाउ। तो ये करके उन्होंने जे ऊसो की थोड़ी सी जलाने की कोशिश करी। जे ऊसो कहता है भाई आराम से, टेक इट इजी, ज्यादा बोल रहा है क्या। और उन्होंने यहाँ पे जो रोस्ट करना शुरू कर दिया, रोस्ट क्या ट्रिगर करना शुरू कर दिया कि अच्छा तू इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि मामी यहाँ पर नहीं है। और वो साथ में ये भी बोलते हैं कि मैं नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन होने वाला हूँ, क्योंकि डेमन प्रीस्ट ने ऐसा बोला था कि तू यहाँ पर खड़ा हुआ है मुझे फीड करने के लिए, कि क्योंकि मेरा रेंज चल रहा है तो चलो किसी को भी बढ़ा दिया। बट जे ऊसो बोलते हैं कि मैं फीड नहीं कर रहा तुझे, तू मुझे फीड करेगा क्योंकि मैं नेक्स्ट चैंपियन होने वाला हूं। ऐसा करने के बाद जेडी मैकडोना आते हैं। पता नहीं डेविन प्रीस्ट ने तो बोला नहीं था अटैक करने के लिए, उल्टा वो उनके ऊपर ही भारी पड़ गया, क्योंकि जेडी मैकडोना से तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा जो सुपर किक है वो जे ऊसो ने डेविन प्रीस्ट को मार दी। इसके बाद बैक स्टेज जाके बहुत गर्मा गर्मी वाला माहौल भी था जजमेंट डे के क्लब हाउस में, जहां पे डोमिनिक तो टूटे फूटे खड़े हुए हैं, वो सांतोस एस्कोबार को लेके आते कि भैया चलो ये कुछ कर देगा यहाँ पे आके। और डेविन प्रीस्ट बोल रहे हैं, डेविन प्रीस्ट ने ये भी बोल दिया कि मुझे अब इस ग्रुप की जरूरत भी नहीं है। वो थोड़ा सा ईगो में आ गए, ऐसा लग रहा है एरोगेंट हो गए चैंपियनशिप जीतने के बाद, और शायद ये लीड कर सकता है जजमेंट डे के स्प्लिट की तरफ। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू इसको हाइप कर रही थी। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है DIY वर्सेस ऑसम ट्रूथ का। ये पहला डिफेंस होने वाला था ऑसम ट्रूथ का, और आर-ट्रूथ अब चैंपियनशिप जीत गए। तो भाई ये वो आर-ट्रूथ नहीं है जो बस पिटता रहेगा, बस मजाक कॉमेडी के लिए यूज किया जाएगा। जो इनका फिनिशर भी है ट्रूथ क्रशिंग फिनाल है, वो देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। एंड में उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, मीट इन द मिडिल भी लगता है, लेकिन क्योंकि मिज ने खींच दिया था जॉनी गार्गानो को, तो इस वजह से वो हो नहीं पाता। और आज सक्सेसफुली ऑसम ट्रूथ के सामने, ऑसम ट्रूथ ने DIY के सामने चैंपियनशिप को रिटेन किया। इसका मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका रेन डब्ल्यूडब्ल्यू ठीक ठाक देने वाली है और ये एंटरटेनिंग होगा। सिर्फ ये नहीं कि कॉमेडी है तो भाई इनको सीरियसली ले सकते, सीरियसली ले सकते हैं, और आज के मैच से बात प्रूव हो गई है। इसके बाद शो पर आते हैं नेक्स्ट फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर इंपीरियम के साथ। और यहां पे तो भाई कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सीरियस चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो यही सुनना इंटरेस्टिंग था गुंथर के मुंह से कि भाई आज ही बंदा बोलने क्या वाला है, ये चैंपियनशिप हार गया तो क्या ये ब्लेम करेगा या फिर ये नेक्स्ट किसी चीज को टारगेट करेगा या ये सैमी ज़ेन के बारे में क्या बोलेगा। तो गुंथर रिंग में आते हैं और वो बोलते हैं देखो मैं सैमी ज़ेन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलने वाला, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मैं लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहा हूं और मैंने उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ऐसे एलिवेट किया है कि मेरा जो नाम है वो हिस्ट्री में डब्ल्यूडब्ल्यू में लिखा ही जाएगा। और इस पर क्राउड गुंथर के लिए चैंट कर रहा था, उनको तालियां बजा रहा था, उनके लिए सपोर्ट कर रहा था, बिल्कुल ऐसा कि जैसे कि सारे फैंस मानते हैं कि भले ही गुंथर हील है लेकिन फिर भी हमें क्यों उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद वो बोलते हैं कि इतने टाइम से मेरे पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थी तो मैं एक प्रेशर में था, अब वो प्रेशर मेरे ऊपर से जा चुका है और इसके लिए वो थैंक यू बोलते हैं सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन को भी उन्होंने यहाँ पे अप्रिशिएट किया। एंड देन वो बोलते हैं ब्रांड न्यू एरा है और मैं
मैं अपने आप को डिक्लेयर करता हूं किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के लिए। और WWE ने इसको अनाउंस भी कर दिया कि सऊदी में जाके जो उनका इवेंट होने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट, वहां पे इसको करने वाले हैं। तो आज शो पर जो किंग ऑफ द रिंग के बारे में, क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में काफी सारी बातें चल रही थी। एंड देन वो बोलते हैं कि अगर अब कोई शो पर चैंपियन है तो सारे के सारे चैंपियन जरा ध्यान से रहो, क्योंकि अब मैं हंट पे निकला हूं। अब मुझे कोई चेज नहीं करता, मैं लोगों को चेज करने के निकला। तो ऐसे में गुंथर और भी ज्यादा हानिकारक हो जाएंगे लोगों के लिए। इतने में न्यू डे आती है, न्यू डे ना आगे भाई, मतलब न्यू डे कनेक्ट बहुत अच्छा करता है क्राउड से, लेकिन मेरे को फ्रेश फील नहीं आती न्यू डे को देख के। वही न्यू डे रॉक्स करते रहते हैं, वो कूल लगता है, लेकिन पता नहीं, मिक्स सा ओपिनियन है मेरा इसको लेके। अब आपको कैसा लगता है न्यू डे को देख के? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि सेम चीज वो अच्छी भी है लेकिन फिर रिपीट भी हो रही है। एक्सेवियर वुड्स बोलते हैं भाई मैंने जो किंग ऑफ द रिंग है उसको जीता हुआ है। गुंथर कहते तूने तो उसकी इमेज बेकार करी भाई, अच्छी इमेज तो मैं करके दिखाऊंगा जब मैं उसको जीतूंगा। और यूज्ड टू बी चैंपियन करके वो उनको जो ट्रिगर करते हैं। तो गुंथर कहता है भाई तुम मेरे लेवल से नीचे हो, इंपीरियम तुम जाके लड़ो। और ये मैच में कुछ सीन ऐसा होता है कि जो स्प्लिट है वो इंपीरियम का हो चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे सेगमेंट की। होता कुछ सीन ऐसा है कि जो इंपीरियम है वो हार गए डबल टीम मूव के बाद और विंची मैच में पिन हो जाते हैं। विंची तो रिंग में पड़े हुए थे, लुडविग काइजर वहां पे थे, गुंथर तो चले जाते हैं, कहता है भाई तुम बकवास आदमी, तुम्हारे चक्कर में पढ़ाई क्यों हुआ, वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, विंची के ऊपर ही लुडविग काइजर ने अटैक कर दिया। और ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये अटैक बहुत तगड़ा था, कुछ ऐसा कि जैसे उन्होंने कोफी को मार के आउट किया हुआ था। इवन मारा बहुत बुरी तरीके से मारा, क्राउड भी कनेक्ट कर गया भाई, होली शिट के चैंट लग रहे थे। इसका मतलब कि क्राउड को फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसके बाद जब मार मूर के लुडविग काइजर बैक स्टेज जाते हैं तो गुंथर उनको देख के स्माइल कर रहे थे। इसका मतलब कि विंची इस समय अकेले हो गए और मुझे डर लग रहा है विंची के लिए, क्योंकि उनको स्प्लिट कर दिया। अब विंची के ऊपर बहुत ज्यादा भार आ चुका है, कैसे खुद को अपने आप को ऐसे अकेले प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी तक ग्रुप में थे और गुंथर के साथ थे तो वो बच रहे थे थोड़ा, लेकिन अब उनके पास या तो शाइन करने का मौका है, यहाँ से फ्लॉप हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ से जो स्टोरी है वो कैसे चलती है। लेकिन ये बहुत बड़ा मूव था कि WWE ने फिलहाल इंपीरियम को इस तरीके से ब्रेक कर दिया, लेकिन गुंथर और लुडविग काइजर अभी भी साथ में दिख रहे हैं। इसके बाद शो पर आते हैं नेक्स्ट ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और उनका ट्रोल करने का तरीका तो शुरू हो जाता है, जैसे वो सीएम पंक की तरह बैठते हैं। इसके बाद लोग सीएम पंक के वहां पे चैंट कर रहे होते हैं। सीएम पंक के इन वाले चैंट्स का जवाब दिया ड्रू मैकिंटायर ने कि उनको घंटा तुमसे फर्क नहीं पड़ता भाई, सीएम पंक को वो उल्टा तुमको नफरत करता है। और उसके बाद वो अपने कॉम्प्लेक्स रिलेशन की बात करते हैं, कैसे वो प्रोफेशनल रेसलिंग को पसंद करते हैं लेकिन ये चीज उनको वापस नहीं मिलती। वैसे ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन जैसा तुम्हारे राइट हैंड के साथ है। अब इसको ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आगे जाके वो बोलते हैं कि वो टारगेट कर रहे हैं किंग ऑफ द रिंग को और उस प्राइज को वो चेज करने वाले हैं। ड्रू मैकिंटायर को जो है वॉट ट्रीटमेंट मिल रही थी, तो उन्होंने इवन ये भी बोला कि अगर तुम वॉट चैंट करते हो तो यानी कि तुम अपने कजिन को जो है फ्रेंच किस करते हो। तो ये चीज होता नहीं है कि अरे कुछ भी रीजन बना देते हैं कि भाई अगर तूने ये नहीं किया तो ये होगा। तो वैसे कुछ ड्रू मैकिंटायर ने किया भाई, पता नहीं कहां से ड्रू मैकिंटायर ऐसा आइडिया सोच के आते हैं। इसके बाद शेमस आते हैं और शेमस कहते हैं भाई रुक जा, थम जा, तू अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेना शुरू करेगा? तुझे तेरा मूवमेंट मिला, तू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीता, लेकिन उसके बाद वही है फिर तेरी बकलोली शुरू हो गई और इसकी वजह से तुझे आज चैंपियन खड़ा होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन तू चैंपियन नहीं है। एंड देन शेमस अपने बैंगर आफ्टर बैंगर की बात कर रहे होते हैं, जिसका क्या जवाब दिया भाई ड्रू मैकिंटायर ने। ड्रू मैकिंटायर बाद में, मतलब पहले तो शेमस ने बोला कि तेरा जो ऑब्सेशन है सीएम पंक के साथ वो तुझे बर्बाद कर रहा है। अब ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं चलो ठीक है, लेकिन तेरे रिटर्न के बाद तूने क्या किया है? बर्गर आफ्टर बर्गर। और ये उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि आपको पता ही है सोशल मीडिया पे अभी शेमस की फिजिक के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है, तो शेमस उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, कहता है ठीक है आई डिजर्व वेट, मैं तो वेट घटा सकता हूं, आई कैन लूज वेट बट यू कैन नॉट लूज स्टूपिड। ऐसा करके जब उन्होंने ड्रू को बोला तो ये उनके लिए थोड़ा सा ट्रिगर करने वाला था, लेकिन फिर भी ड्रू मैकिंटायर हल्के में ले रहे थे। कहते हैं मैं ही तेरा असली दोस्त, तू जरा बैक स्टेज जाके देख, तेरी अपीयरेंस के बारे में लोग क्या क्या बातें कर रहे थे जब तेरी वो सारी चीजें पीठ पीछे चल रही थी। तो आज अभी मैं फिलहाल तेरा मैच हो रहा है तो यहीं पे तेरे साथ खड़ा रहूंगा। इसके बाद नाकामुरा आते हैं, नाकामुरा और शेमस का मैच होता है यहाँ पे, और ये मैच में वही 10 बीट्स होती है। नाकामुरा ने एक बहुत तगड़ा करके अपनी भाई नी लगाई थी शेमस के बिल्कुल पीछे, जो उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर उनको लिटाया हुआ था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ब्रो किक आती है इस मैच में और शेमस ये वाला मैच जीत गए हैं। और उसके बाद रिंग साइड से ड्रू मैकिंटायर हैं वो तालियां बजा रहे होते हैं शेमस के लिए। तो फिलहाल इनकी केमिस्ट्री देख के बहुत अच्छा लगा कि कैसे एक बेबी फेस है, एक हील है, लेकिन फिर भी ये किसी ना किसी तरीके से लड़ते भिड़ते जैसे भी है, लेकिन थोड़ी बहुत दोस्ती आ रही तो निभा रहे हैं। और यहीं से
जो स्टोरी है वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसके बाद शो पर ब्रॉन्सन रीड हमको बैक स्टेज से सैमी जेन के ऊपर वो अटैक करते हैं जब उनका इंटरव्यू चल रहा होता है और बोलते हैं कि ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है वो मेरी है। और इसका जो मस्त तरीके से WWE ने ट्रांजिशन दिखाया है, चैट गैबल को सूट बूट में अपनी पूरी अल्फा एकेडमी के साथ आते हैं और बोलते हैं कि सैमी जेन को तो हमने देखा ही भाई, अब वो किस तरीके से मरमुरा गया है बैक स्टेज। और वो अपने पिछले कनाडा वाले मैच की बात भी करते हैं, मॉन्ट्रियल में जो हुआ था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, कितना तगड़ा मैच हमने डिलीवर किया। लेकिन जो चीज चैट गैबल को पसंद नहीं आई वो था जो उनका मूवमेंट था वो सैमी जेन को मिला। कैसे सैमी जेन जीता, ठीक है उसने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद जब अपनी वाइफ के साथ जाके मिलता है तो वो चीज उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि इट शुड हैव बीन मी, मेरे को वहां पे होना चाहिए था, मेरे को मेरी डॉटर वहां पे होनी चाहिए थी और वो मूवमेंट मेरा था। एंड देन वो बोलते हैं अल्फा एकेडमी के बारे में, कहते हैं कि मैं अपना जो टाइम है वेस्ट कर रहा था लोगों को ट्रेन करने में और ये लूजर्स के साथ डील करने में। और लूजर्स किसको बोल रहे थे, पीछे जो अकीरा टोजावा, मैगजीन और ओटिस खड़े थे, वहां पे अकीरा टोजावा का फेस देखने लायक था, बिल्कुल ऐसे करके पीछे वो खड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कितनी बड़ी इस बंदे ने गलती कर दी है। वो सबसे पहले अकीरा टोजावा के बारे में बोलते हैं भाई तू तो हारते रहता है, मैगजीन को वो डम बोलते हैं, ओटिस को वो सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं और बोलते हैं अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब सारा जो फोकस है वो मेरे ऊपर रहेगा और हमको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को वापस लेके आना है। और जबरदस्ती वो बुलवाते हैं ओटिस से भी कि नो मैटर व्हाट भाई तुझे साथ देना ही पड़ेगा। और गेबल इस समय ऐसी सिचुएशन में डाल चुके हैं अल्फा एकेडमी को कि देख के ऐसा लग रहा है भाई अब ये बंदा जो है कुछ इनके ऊपर दादागिरी कर रहा है और शायद एक मोमेंट पे जाके जो टर्न है वो आ सकता है। क्रीड ब्रदर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लेट्स सी उनका भी एंगल WWE आगे कैसे यूज करती है। इसके बाद मैच आता है अगला रिकोशे अंद्रादे वर्सेस सांतोस एस्कोबार एंड जेडी मैकडोना का। एक स्पॉट बहुत अच्छा था, वो टॉप रोप से जो हरिकन राणा को उन्होंने लेग ड्रॉप में बदला था एंड ऑब्वियसली इस मैच में अंद्राडे और रिकोशे की विक्ट्री होनी थी। डेमन प्रीस्ट ने इसके बाद आके अटैक कर दिया, रिकोशे एंड अंद्रादे दोनों को इन्होंने तोड़ा। और सच में आज डेमन प्रीस्ट को देख के थोड़ी चैंपियन वाली अच्छे से वाइब आ रही है कि हाँ भाई ये बंदा वर्ल्ड चैंपियन है। और ये फील तभी आ जा रही है जब उनको जजमेंट डे से थोड़ा सा अलग देख रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है उस ग्रुप से शायद उनको बाहर निकलने की जरूरत है अगर उनको खुद को सिंगल्स इंडिविजुअल रन में थोड़ा सा एस्टैब्लिश करना है। इसके बाद शो पर आता है आज का मेन इवेंट और ये था बैटल रॉयल। यहाँ पे जो भी जीतेगा उसको सीधा ही मिल जाएगी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। बेकी लिंच की पूरी एंट्री मस्त तरीके से उन्होंने दिखाया। कुछ स्पॉट थे इसमें, जैसे मैगजीन ने जब एलिमिनेट किया तो भाई सब खुश हो गए, मैगजीन ने एलिमिनेट किया, लेकिन बाद में नाया जैक्स उनको एलिमिनेट कर देती है। नाया जैक्स ने चोक स्लैम मारा पाइपर नेवन को जब बेकी लिंच वहां पे लेटी होती हैं। चेल्सी ग्रीन का एलिमिनेशन हो गया लेकिन वो रेफरी ने देखा, वो भी एक अच्छा स्पॉट था। बाकी फिर नाया जैक्स ने पावर बॉम्ब मारा बेकी को, एंड में नाया जैक्स, लिव मॉर्गन एंड बेकी लिंच बचते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों ने मिलके नाया जैक्स को एलिमिनेट कर दिया एंड देन मैन हैंडल स्लैम मारा बेकी लिंच ने लिव मॉर्गन को, और यहां से बेकी लिंच क्राउन हो गई आपकी न्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। और ये विक्ट्री शायद उनको रेसलमेनिया में मिल सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उनके साथ क्योंकि रिया रिप्ली अब आउट ऑफ WWE सीन हो चुकी है, तो इसलिए बैटल रॉयल हुआ और आज जो घुमा फिरा के फिर से जो चैंपियनशिप है बेकी लिंच के पास है। कुछ लोग इससे खुश नहीं है कि भाई बेकी लिंच को फिर से मौका दे दिया, लेकिन आई थिंक WWE का नजरिया ये है कि चलो सेफ चलते हैं थोड़ा सा, और इसलिए उन्होंने बेकी लिंच को चैंपियन बना दिया। अब रॉ के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और एक बहुत बड़ा स्पॉइलर आपको बताता हूं मैं, और ये ब्लड लाइन के बारे में है और ये PW इनसाइडर की तरफ से आया, जो ये बोलते हैं कि जेकब फाटो इज एक्सपेक्टेड टू मेक हिज WWE डेब्यू विद इन द नेक्स्ट वीक, यानी कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर जो जेकब फाटो हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे WWE में। और इसका क्लियर मतलब है कि वो सीधा ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर आने वाले हैं। तो यहाँ से आपके पास रॉ भी है, आपके पास स्मैकडाउन भी है, इवन WWE बैकलैश में भी वो चीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सीन है ब्लड लाइन का वो इंटरेस्टिंग होने वाला टाइम के साथ साथ, एंड देन इवेंचुअली फिर आपको पता है जब रोमन रेंज का रिटर्न होगा तो जो इंटरनेट है, जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा हिल जाने वाला है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, देखो ऐसी वीडियोस यहाँ पे आती रहती हैं। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।